ब्राह्मण द ग्रेट उसके लेखक और जाने माने प्रशासनिक अधिकारी आईएएस नियाज खान सर मेरे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैंने ब्राह्मण के बारे में पढ़ा तो हिंदुस्तान के अंदर 3000 साल के अंदर आप देखिए कि जहाँ भी यहाँ तक इतिहास में बिना ब्राह्मण के अधूरा है। वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर कोई भी 10 नाम इंडिया में आज के डेट में उठा लें, उसमें टॉप नाम बिना ब्राह्मण की सूची नहीं रहेगी। सनातन धर्म की तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ब्राह्मण धर्म, संस्कृति, और इसके फील्ड में पुनः लीड रोल ब्राह्मणों को मिले। तो उस बात के माध्यम से मैं बताने की कोशिश की कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति बड़े पद पे बैठ करके सब कुछ सेक्रीफाइस करके सन्यासी बन गया, नंगे पैर चलता है, पैर में छाले पड़ जाते हैं, पट्टी बांध लेता है, जाके गांव के मंदिर में सो जाता है, भूखा रहता है, लेकिन ये सारा त्याग करता है ब्राह्मणों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आज मेरे साथ पेशे से एक प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में बेहद चर्चित ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी सोशल मीडिया में हर कोई चर्चा कर रहा है। लोग उनको सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये आईएएस अधिकारी, ये प्रशासनिक अधिकारी कहाँ के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में कहाँ रहते हैं। और जो चर्चा है वो बेसिकली इनकी एक किताब को लेकर है। ये किताब इनकी इंग्लिश और हिंदी 2 वर्जन में आनी है। इंग्लिश का एडिशन इनका आ चुका है और धमाल भी मचा चुका है। आप सब परिचित ही होंगे कि ब्राह्मण द ग्रेट उसके लेखक और जाने माने प्रशासनिक अधिकारी आईएएस नियाज खान सर मेरे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, आपकी इंग्लिश किताब, जो इंग्लिश बुक थी आपकी एडिशन, उसकी सफलता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू। और उसके बाद में सवाल, आपके कई आर्टिकल आए, आपके न्यूज़पेपर्स में छपे, कटिंग आई कि आपने कई चीज़ें बोली, उस पर अपन आएंगे। लेकिन उसके पहले जो लोगों के मन में एक उत्सुकता है कि आखिर ये आईएएस नियाज खान हैं कौन, जो ये किताब लिख रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये कब आईएएस में हुए, तो थोड़ा सा अगर आप अपनी इंट्रो अपना बता दें, जानकारी दे दें। देखिए, बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर के पास है। लेकिन मैं बचपन में रहा हूँ करीब 10 साल गाँव पे। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गए थे। तो पूरा मेरा एजुकेशन छत्तीसगढ़ में ही हुआ, पीएससी से सिलेक्ट वहीं पे हुआ। और उसके बाद फिर मैं मध्य प्रदेश में आ गया। और करीब मेरा डिप्टी कलेक्टर में 99 बैच है और 2015 बैच मेरा आईएएस अवार्ड का है। और बेसिकली यूपी में हमारे है रिलेटिव्स हैं, तो जाना ना 2-3 सालों में एक आध बार वहाँ जाना ना लगा रहता है बेसिकली। पर मोस्ट ऑफ टाइम अब हम लोग भोपाल में सेटल हो गए हैं यहाँ पे। और ये ब्राह्मण द ग्रेट मेरा 8वां उपन्यास है। और निश्चित रूप से अभी इंग्लिश की 3 माह पहले आई थी, लेकिन लोग के मांगते देखते हम लोग हिंदी में भी उसको लेके आए। संभवतः आज शाम को अमेजन पे उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, ये आप यूपीएससी क्लियर किए थे सर? मैं स्टेट सर्विस से हूँ, पर डिप्टी कलेक्टर बना एमपीपीएस बाद में मेरा आईएएस में अवार्ड हुआ। तो कहीं फील्ड में भी कभी आप एज ए कलेक्टर रहे कि नहीं? अभी तो मैं मंत्रालय में हूँ, अभी हमारा बैच का नंबर नहीं आया है। अच्छा, जैसे आप जब स्कूलिंग किए होंगे तो आप ब्राह्मण, मतलब जैसे आपका गांव है तो वो ब्राह्मण बाहुल्य, वहाँ पे ब्राह्मण है आपके गांव में? देखिए, मेरे गांव में क्या दूर तक कोई ब्राह्मण नहीं है। हाँ। और पूरा मेरा जो एरिया है पूरा मुस्लिम बाहुल्य है। अच्छा। तो ब्राह्मण तो मेरे ख्याल से एक भी फैमिली नहीं रहेगी। पर हाँ, जब मैं एजुकेशन फील्ड में आया तो क्लास 5th से लेके कंटिन्यू मेरे ब्राह्मण दोस्त रहे, बड़े निकटतम मित्र रहे मेरे। और जब मैं नौकरी के अंदर भी आया तो बहुत से मेरे फ्रेंड ब्राह्मणों हुए। तो 5th क्लास के बाद बहुत सा समय ब्राह्मणों बीच में बीता मेरा। घर भी जाता था, फैमिली रिलेशन भी थे और उनके बारे में जानने का मौका भी मिला। और पीएससी के सिलेक्शन में भी मेरा एक प्रोफेसर ब्राह्मण प्रोफेसर ही थे, तो संभवतः उनके कारण मैं डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्ट हुआ। उन्होंने इतना अच्छा गाइडेंस किया मेरे को। तो शुरू में तो बचपन 10 साल की उम्र तक तो नहीं रहा कॉन्टेक्ट में, लेकिन उसके बाद तो कंटिन्यू आज भी मेरे ब्राह्मण बहुत से निकटतम मित्र ब्राह्मण ही हैं। जी, ये आपकी 9वीं किताब है कि 8वीं? ये मेरी 8वीं किताब है। 8वीं। इसके पहले आप 7 और जी किताब लिख चुके हैं। तो ये 8वीं किताब ब्राह्मण द ग्रेट ही क्यों? इसके अलावा और आप जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम द ग्रेट हो सकती थी, या ईसाई द ग्रेट हो सकती थी, या ब्राह्मण या मुस्लिम या जो अदर कास्ट है, ये द ग्रेट क्यों नहीं, सिर्फ ब्राह्मण द ग्रेट ही क्यों? देखिए, इसमें मैंने बड़ा वाइड रिसर्च किया था। और खासकर जब अध्ययन मैंने किया इसका, तो एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये 3 अश्वेत देश कहलाते हैं या ब्लैक कंट्रीज कहलाते हैं। हाँ जी। इनको कलर्ड कंट्रीज भी कहते हैं। ब्लैक क्या कहे, कलर्ड कंट्री मतलब जिसमें हमारा ब्राउन कहलाते हैं हम लोग इंडिया वाले, चाइनीज के रेड कलर कहलाते हैं। तो हम सब लोग नॉन वाइट एक्चुअली अश्वेत कंट्रीज बोलते हैं, जो गैर श्वेत कंट्रीज हम लोग हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने अध्ययन किया कि 2 कम्युनिटीज ऐसी, एक तो अरब की यहूदी जिसको ज्यूज बोलते हैं,
ज्यूस के अंदर आप देखिएगा कि किसी से क्वालिटी मेल नहीं खाती है। सब बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार किए उन लोगों ने, और शार्प ब्रेन के लोग होते हैं जो दुनिया स्वीकार कर रही है। जब मैंने ब्राह्मण के बारे में पढ़ा तो हिंदुस्तान के अंदर 3000 साल के अंदर आप देखिए कि जहाँ भी हाथ रख दें इतिहास में, बिना ब्राह्मण के अधूरा है वो। इसी प्रकार से जितने वेदों की रचना हुई ईसा से 500 से लेकर 1000 के बीच में चलता रहा। ऋषि मुनि उसको श्रुति कहते थे, आगे बढ़ता गया, वेद मुनि व्यास ने कंपाइल किया उन को। तो धर्म के फील्ड में बिना ब्राह्मण के कोई हिस्ट्री, आध्यात्मिक धर्म बीच में ब्राह्मण से ही बनती है। फिर आप ले ले वर्ण व्यवस्था शुरू में घृणा का चीज़ कोई जगह नहीं थी, वहाँ तो केवल कर्म का आधार था। कालांतर में जा करके ये गंभीर रूप ले लिया जा करके। लेकिन वो जो वर्ण व्यवस्था थी एज ए मुस्लिम, मैं बताऊं तो दुनिया का मेरे ख्याल से 3000 साल पहले एक बेहतरीन कार्य विभाजन था। और आज का समाज पूरा, दुनिया पूरी कार्य विभाजन से चल रही। मतलब हर व्यक्ति शरीर के बॉडी के अंग के लिए कम कम 100 डॉक्टर के लिए अलग अलग पार्ट्स के डॉक्टर हैं। तो ये भारत को श्रेय जाता है, ब्राह्मणों को जाता है कि जिस समय भी इसका फाउंडेशन पड़ा 4 वर्णों का, तो ये पहला शानदार एक कार्य विभाजन था। लेकिन कालांतर में छुआछूत वगैरह आ गई, जो इससे छवि भी इसकी खराब हुई। दूसरी चीज़ है कि IQ में आज भी दुनिया में कहीं भी ले लें, किसी भी संस्था में चले जाएं, विदेशी कंपनियों में ले लें, IT सेक्टर में ले लें, अच्छे से अच्छा डॉक्टर ले, कोई भी 10 नाम इंडिया में आज के डेट में उठा लें, उसमें टॉप नाम बिना ब्राह्मण की सूची नहीं रहेगी। तो हम जीव के बारे में तो मानते हैं कि बहुत बुद्धिमान है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण के बारे में बात होती है इंडिया में, तो कोई मानने तैयार नहीं कि इनका IQ सुप्रीम है। एक इनका बहुत ही रिच और समृद्ध इतिहास रहा है। और इन लोगों का जो अचीवमेंट है, इतना ही नहीं जितने क्षत्रिय राजा थे, सबको मार्गदर्शन देना, वक्त पड़ने में हथियार भी उठाना, तो डेफिनेटली इतनी आकर्षक मुझे कम्युनिटी लगी है कि मैंने सोचा नहीं ये किताब मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई बोलता नहीं ब्राह्मणों पे। आपने देखा होगा 17 साल हो गए हैं, जनरली जो भी कमेंट आते हैं बड़े नकारात्मक आते हैं, या इनको ये ब्लेम करते हैं कि इन्होंने समाज को प्रताड़ित किया है। जी जी जी। मेरा नज़रिया अलग है कि ठीक है, अगर कुछ लोगों ने प्रताड़ित, बीच में परंपरा गलत आ गई, इसका मतलब नहीं सारे ब्राह्मण खराब हैं। बहुत से ब्राह्मण देशभक्त हुए हैं, आज के डेट पर भी आज भी हैं लोग, बड़े बड़े जीनियस हैं। तो एक जिस प्रकार यहूदियों प्रति मैं आकर्षित हुआ था, ब्राह्मणों प्रति मेरा रुचि पैदा हुई, तो मैंने अध्ययन किया। मैं करनी एक किताब तो बनती हर हाल में ब्राह्मण पे आनी चाहिए। मैं आऊँगा, ये वर्ण व्यवस्था पर आऊँगा। आपने यहूदियों को जिक्र किया, तो एक सवाल इससे भी आपसे ले लेता हूँ कि आप एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, नो डाउट इतनी किताबें लिख चुके हैं, तो आपके पास ज्ञान का भंडार होगा। तो सवाल ये बनता है कि अभी कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता ने बयान दिया था कि भारत में जो ब्राह्मणों की स्थिति है वो ज्यूस जैसी, यानी उनकी ज्यूस जैसी होने जा रही है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या ब्राह्मण जो हिंदुस्तान के हैं, तो उनकी जो हालात है वो भी ज्यूस जैसी हो रही है? नहीं नहीं, कदापि नहीं होगी। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा, लोग कुछ भी कहते हैं, नारे देते हैं कि ब्राह्मण बाहर जाओ, यहाँ जाओ। हाँ। तो सब पॉलिटिकल रीजन होता है, ब्राह्मण इसका हिस्सा रहे हैं। सनातन धर्म की तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ब्राह्मण, और बिना इनके देश 2 कदम नहीं चल सकता। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं हो रही। जो भी हम देख रहे हैं वो सब एक बारे दिखावा है। इनकी योग्यता को आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा मान्य रहा है, हजारों साल तक भी मान्य रहेगा, और इनके टैलेंट का और IQ का उपयोग देश लेता रहेगा। अच्छा, आप इतनी किताबों का अध्ययन किए हैं, एक वर्ण व्यवस्था को लेकर जो चली जाती प्रथा कि छुआछूत ब्राह्मणों का दिया हुआ है, लेकिन चूंकि मैं भी MPPSC की तैयारी कर रहा था और भी पत्रकारिता में, तो मैंने ये देखा कि मतलब ये सिर्फ ब्राह्मण तक नहीं सीमित है। अगर आप जैसे दलित में जाएं तो उनमें भी ये जो इंटरकास्ट मैरिज का सिस्टम है या जो छुआछूत, तो उनमें भी दूसरे से दूसरी जातियों में व्याप्त है। तो कहीं क्या इसका उल्लेख मिलता है कि ये जो प्रथा लाई गई थी ब्राह्मणों ने लाई? देखिए, बेसिकली तो जो आप पुराने वेदों में जाएंगे या जो पुरानी व्यवस्थाओं में, तो 4 ही वर्ण बनाए गए थे भगवान ब्रह्मा द्वारा। जी। जाति व्यवस्था जो बाद में बढ़ता चला गया, तो ये अंग्रेज आए, विदेशी शासक आए, उनके अलावा जैसे मुसलमानों पे असर पड़ा इसका। जैसे वहाँ भिस्ती मिल जाएगा आपको, नाई मिल जाएगा, धोबी मिल जाएगा मुसलमानों के अंदर भी। हाँ। तो ओरिजिनल उसका नहीं है ये इतनी कास्टिज्म सिस्टम, ये सब बाद में डेवलप हुई जा करके। बेसिकली 4 वर्ण ही रहे हैं शुरू में। आज जो हम देख रहे हैं, जो समाज टूटता चला गया है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोग बढ़ावा भी देते हैं इसको, जातिवाद को, और इसको बढ़ावा दिया गया है। लेकिन बेसिकली जो इसकी जान है भारतीय समाज की, 4 वर्ण ही रहे हैं, जिनमें छुआछूत नहीं था पहले। बिल्कुल कदापि नहीं था, बिल्कुल था ही नहीं, कर्म के आधार पे था। और आप अच्छे कर्म करके छलांग में लगा करके ऊपर में जा सकते थे, लेकिन कालांतर में जाकर रिजेक्ट कर दिया कि ब्लड से चलने लगा, जिसके यहाँ जन्म लिया आप जिंदगी भर वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, अपन इस डिस्कस पर आएंगे किताब को लेकर कि किताब में बेसिकली है क्या। लोग जानना चाहते हैं कि अभी जो हिंदी वर्जन का आपके इंतजार कर रहे हैं, वो पूछना चाहते हैं कि किताब किस पर आधारित है, इसका मॉडल कौन है, उनका रोल ऑफ मॉडल आपका कौन है इस किताब का, और इस किताब में है? देखिए, जब राइटर कहानी बताता है तो मैं फिक्शन लिखता हूँ। फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक कहानी। हाँ। लेकिन अपना मैसेज देने के लिए कहानी तो काल्पनिक होती है, लेकिन राइटर अपने विचारों को, अपने आदर्शों को,
अपने पात्र के माध्यम से बताना चाहता है। ब्राह्मण का आईक्यू सुपर है या देश के ये सेंटर रहे हैं, इसके लिए मैंने फिक्शन लिखा। तो मैंने जूनियर कौटिल, जो शुभेंद्र रहता, सीईओ अमेरिका का रहता, बहुत बड़ा, वो कौटिल की बायोग्राफी पढ़ कितना प्रभावित होता कि सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाता है, और जिसका सिंगल मकसद रहता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो ब्राह्मणों की गरिमा 3000 साल पहले रही है उसको फिर से स्थापित किया जाए, धर्म, संस्कृति और इसके फील्ड में पुनः लीड रोल ब्राह्मणों को मिले। खासकर जो भौतिकवाद की मार पड़ी, जब नए नए आविष्कार हुए, भौतिकवाद भारत में आया, तो ब्राह्मणों को भी अछूते नहीं रहे। यही कारण है कि जिन बीमारियों से दूसरे वर्ण प्रभावित रहे, ब्राह्मण को भी उसने नहीं छोड़ा। यही कारण कि हम देखते हैं धार्मिक स्थानों पर भी आजकल जो पेपरों में पढ़ते हैं हम कि कैसा होता है, उसी भौतिकवाद का ही असर है। जी। तो इस किताब मैसेज ये दे रही है कि पुनः परिष्कृत करने की आवश्यकता है ब्राह्मण कम्युनिटी को, जहाँ पे अच्छे मार्ग पर चल करके, पुराने वेदों का अध्ययन करके, अपनी संस्कृति की रक्षा करके, पहनावा और वेशभूषा को रिपीट करके हम फिर से एक अपनी अलग से पहचान बनाई जा सकती है। और इसलिए फिक्शन का सहारा लेते हुए मैंने एक कहानी लिखी है। अगर मैं जितना समझ पा रहा हूँ तो ये किताब भविष्यवाद पर लिखी है, यानी आपका कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं कि जिसको देखकर आप प्रभावित हुए कि उस पर लिख रहे हैं। आप एक कल्पना करें कि भविष्य में ऐसा कोई जूनियर कौटिल्य आना चाहिए कि जो ब्राह्मणों की जो एक प्रकार से राजनीतिक तौर पर या कहें अन्य तौर से उन्हें पीछे कर दिया गया, तो एक जूनियर कौटिल्य और फिर एक वही उनका जो, आपने सही कहा है। मेरा एक मैंने एक आइडियल कैरेक्टर दिया है जूनियर कौटिल्य। अब जूनियर कौटिल को देख करके अगर आप भी चाहें तो उसके मार्ग चल के पूरा तो नहीं बन सकते, लेकिन एक सीमा तक आप उनके गुणों को धारित कर सकते हैं। तो बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका कि उस पात्र के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति बड़े पद पे बैठ करके सब कुछ सेक्रीफाइस करके सन्यासी बन गया, नंगे पैर चलता है, पैर में छाले पड़ जाते हैं, पट्टी बांध लेता है, जाके गाँव के मंदिर में सो जाता है, भूखा रहता है, लेकिन ये सारा त्याग करता है ब्राह्मणों के लिए। तो आप भी काफी सीमा तक, वो भी ब्राह्मण ही रहता है, वो ब्राह्मण रहता है, जूनियर कौटिल ब्राह्मण ही है वो। तो बेसिकली उद्देश्य यही था मेरा कि एक मैं ऐसा कैरेक्टर लेके आऊं जो ब्राह्मण से मोटिवेशन ले, उससे प्रेरित हों, उसकी जिंदगी को फिर कुछ सीख करके व्यक्तिगत जीवन में सुधार करें। तो कहीं ना कहीं बड़ी पॉजिटिव पुस्तक है। इसको पढ़ने के बाद हर ब्राह्मण सोचेगा कि मैं जो आज तक करता रहा हूँ क्या सही था, क्या मैं भी शुभेंद्र जैसा बनूं, यदि मुझे अपना अस्तित्व बचाना मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हर ब्राह्मण के मन में एक विचार कौंधेगा कि अब समय आ गया है कि जिंदगी के बारे में वर्तमान पे सोच करके कुछ नया मार्ग बनाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ हर ब्राह्मण या कोई भी इसको पढ़ के मोटिवेट हो सकता है खुद को? देखिए बेसिकली चूंकि ब्राह्मण बेस्ड है किताब, लेकिन देश में संस्कृति की, पर्यावरण की बात भी हुई है, वेस्टर्न कल्चर के इफेक्ट की बात हुई है, फिल्मों का कितना गंदा आजकल प्रभाव पड़ रहा समाज पर उसकी बात हुई है। इसके अलावा जो ब्राह्मणों के प्रति एक नकारात्मक भाव है उसकी बात भी उसके अंदर हुई है, कई परिदृश्यों को। तो पर बेसिकली चूंकि फोकस्ड ये है ब्राह्मण पे, लेकिन यदि अन्य कोई भी पढ़े सबको इससे कुछ ना कुछ मैसेज उस समाज में लेगा। इसलिए अभी तक जो मैसेज एक ब्राह्मण तो ठीक है, सेंटर पे ब्राह्मण है, लेकिन हर भारतीय नागरिक के लिए इसमें एक कुछ न कुछ मैसेज लेने का आधार पूरा है, और पढ़ने बाद उनको लगेगा नहीं कि इसमें सही मैसेज दिया गया, हम सब भारतवासियों को उसको मानना चाहिए। मतलब बृहद परिदृश्य आपने कवर किया है, और जो लोग इंटरव्यू देखेंगे या देख रहे हैं तो उनको इससे और उत्सुकता लगेगी बुक को लेकर। नहीं बिल्कुल होगा। जैसे पर्यावरण ले लीजिए, धरती विनाश के कगार पहुंच गई भौतिकवाद के कारण। आज कल हमारा हर जगह हम पढ़ते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ गया, मौसम बदल गया है, स्थिति यही रही, धरती बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा मैसेज दिया मैंने, और उसमें मैंने एक चैप्टर ही लिखा पूरा रिटर्न टू नेचर, मतलब प्रकृति गोद की ओर लौटे हैं। प्रकृति की ओर लौटने मतलब होता है जो आदमी जो बनावटी चीज़ों को छोड़ करके हम अधिक से अधिक प्रकृति के निकट जाएं। तो ये सब के लिए, हर भारतवासी के लिए मैसेज है ये। अच्छा, मान लीजिए ये बुक आपकी हिट जाती है, नो डाउट लोग खरीदेंगे ही पढ़ेंगे, तो इसके बाद इसका दूसरा पार्ट लाने की भी कोई तैयारी? हाँ, इसका तैयारी हो गई है, फाउंडेशन मेरा दूसरा पार्ट बस मैं शुरू नहीं, इसका किताब के अंदर लिखा है दूसरा पार्ट आएगा। अच्छा, पहले से मतलब लिख रहे थे जब आप, तब आपकी तैयारी थी कि नहीं, किताब के अंदर जहाँ पे स्टोरी खत्म होती है जूनियर कौटिल्य की, उस पर लिखा जूनियर कौटिल्य की। मैं अगली किताब फिर मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा इसका, तो पार्ट 2 आएगी, लेकिन टाइम लगेगा, कब आएगी बता नहीं सकता मैं। आएगी जरूर, पर सर्टेनली आएगी, समय नहीं पता कब आएगी। हाँ जी। आप उसका टाइटल भी अलग रहेगा। आप कहते हैं कि ब्राह्मणों को बैठा दो सबसे ऊपर पद पर तो ये भारत को विश्व गुरु बना देंगे, मतलब आज एक वैज्ञानिक युग में क्या ऐसी बातें पॉसिबल है? नहीं बिल्कुल। अब जब हम ये कहते हैं यहूदी बहुत जीनियस है, पूरी दुनिया में कहा जाता है, भाई उनके साथ भी कहना चाहिए कि क्या यहूदी के बारे में बोलना ठीक है क्या? वही चीज ब्राह्मणों के साथ है। हाँ। यहूदी यदि सुपर जीनियस है तो भारत में ब्राह्मण सुपर जीनियस है। अगर इनको बैठाने की बात होती तो देश को फायदा ही होगा, नुकसान थोड़ी होगा। और आज आप ले लीजिए कहाँ नहीं बैठे हैं, पूरा इसरो के अंदर से लेकर के बड़े बड़े सब जगह ब्राह्मण तो पूरी दुनिया में बैठे हुए। तो गाली भी तो सबसे ज्यादा खा रहे। देखिए क्या है कि जब लोग की दूसरी की सफलता आदमी देखता है, अचीवमेंट को,
तो एक जेलसी की भावना भी आती है। इसके अलावा जो छुआछूत का सिस्टम देश के अंदर आया का, जो अच्छा नहीं था, मैं कदापि अच्छा नहीं, आज भी मैं नहीं मानता, मैं सख्त विरोधी हूँ। हम सब भारतवासी हैं, हम सब इंसान हैं, सबका सम्मान होता है, बेसिक रिस्पेक्ट तो सबको मिलना चाहिए, किसी को अपमान नहीं होना चाहिए। अगर इन लोगों ने, कुछ लोगों ने मध्यात्म किया तो उसके सारे ब्राह्मण दोषी नहीं है, इसको सुधार भी रहना चाहिए। हाँ, वो तो आज नहीं कह सकते ब्राह्मण छुआछूत विश्वास करते हैं। मुझे लगता है वोटिंग करा दो, कोई ब्राह्मण कहेगा वो छुआछूत का सपोर्ट करता है। इसलिए जो गालियां पड़ रही हैं उसके बहुत से फैक्टर हैं, या इसके लिए भी चतुराई के साथ पॉलिटिकल रीजन भी रहता है पीछे कि इनके प्रति टारगेट पर लो। लेकिन चूंकि ऑलरेडी बड़ी जीनियस कौम है, इतिहास से बड़े बड़े संकट झेलती रही है, इसको भी झेलेगी, लेकिन देश के निर्माण में, सनातन धर्म की रक्षा करने में, पाश्चात्य जगत बुराइयों से लड़ने में ब्राह्मण हमेशा रोल अदा करता रहा है, और फ्यूचर में भी इसके बिना कोई हम मिशन पूरा अपना नहीं कर पाएंगे। आप शाकाहारी हैं? जी, मैं शाकाहारी। कब से? बचपन से हूँ मैं। मतलब बचपन से आप? तो घर में सब थे कि आप, मतलब? नहीं, मेरे फैमिली परिवार में केवल मैं शाकाहारी हूँ। अभी दुर्भाग्य पता नहीं क्या रहा है कि बचपन से मेरे अंदर एक घृणा थी। तो आप ये कह लें कि मेरे जेनेटिक या जीन्स का पार्टी है कि मैं सिंपली नहीं खाता। ऐसा कोई आइडियल नहीं है कि पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं जेनेटिकली, मेरे बॉडी के अंदर से बचपन से घृणा करता रहा मांस से मैं। और बाकी घर में आपके? सब, पूरे खानदान में सब लेते हैं, केवल मैं हूँ, वो भी मेरा नेचुरल है शाकाहारी होना, बनावटी नहीं है ये। मतलब आप ये, आपका ये कि आपको मतलब घृणा टाइप की कि आपको मांसाहार नहीं लेना है? बिल्कुल घृणा नहीं, बहुत घृणा है मुझे, तो मैं देख नहीं सकता चीजों। तो जैसे घर में भी आप ये चीज नहीं बोलते हैं कि आप भी मांसाहार नहीं? मैंने तो कोशिश की कि मेरे बच्चे शाकाहारी निकल जाएं। हाँ। पूरा मैंने ट्राई किया घर के अंदर, तो अल्टीमेटली मैं सफल नहीं हो सका इस मिशन में अपने। तो ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि मैं किसी को शाकाहारी, एक परिवार को नहीं बना पाया। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे लिए ड्रॉबैक है। अच्छा, थोड़ा अन्यथा नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा पर्सनल है कि जैसे कुछ त्योहार ऐसे होते हैं, हर धर्म में हैं, तो उन त्योहारों में जो प्रथा रहती तो फिर उसको भी आप नहीं करते होंगे अगर आप मांसाहार नहीं है? नहीं, देखिए, जैसे मान ले हमारे बकरीद के अंदर है, मीट मटन सब बनता है, परिवार करता है, लेकिन मेरा खाना अलग बनता है, बिल्कुल से बना खाना अलग रख दिया जाता है, ताकि मुझे डर कहीं चम्मच पे छू न जाए। तो ये मान लीजिए कि अब चूंकि घर में दो तो कुक रख नहीं सकता हूँ। जी, पर मेरा खाना बन के सबसे सेपरेट रहता है पूरी तरह से। हाँ। तो बाकी सब मनाते हैं, सब करते हैं, बस मेरा खाना बिल्कुल ब्राह्मण जैसा ही बिल्कुल अलग से रहता है, बिल्कुल शाकाहारी रहता है। जी, मतलब ये पूरा जैसे ब्राह्मणों का भोजन बिल्कुल टोटल वैसी है, टोटल वही खाना, सिंपल मेरा खाना, दाल रोटी चावल सब्जी खाता हूँ, बहुत ही सिंपल मेरा जो है आहार सिस्टम। अच्छा, आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसमें हर जाति वर्ग का योगदान था, हर धर्म के लोग लड़े, ब्राह्मणों का भी योगदान था, इसके कोई ये छूता नहीं है, और आप तो इसमें रिसर्च ही करके बैठे हुए हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि एक नारा चलता है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, या फिर ये कहें कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, भूरा बाल साफ करो। बतौर एक IAS अधिकारी आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं गलत मानता हूँ, हम सब भारत के नागरिक हैं और हर नागरिक के पास सिटीजनशिप का राइट है। अब यदि कोई सिटीजनशिप किसी के पास है, या ये तो संवैधानिक अधिकार है उसका, तो प्रैक्टिकली आप नागरिकता कैसे छीन सकोगे? कोई छीन ही नहीं पाएगा नागरिकता किसी भारतवासी की। तो ये सब जो नारे लग रहे हैं सब दिखावटी हैं। भारत का नागरिक है, रहेगा, वो सदियों तक रहेगा। और ब्राह्मण निराश होने की आवश्यकता नहीं, वो देशभक्त है, ब्राह्मण बहुत देशभक्त है। वो आज भी धर्म के फील्ड में देख लीजिए, हमारे धार्मिक उनका उपदेश सुना जाता है, आप कहीं ले लीजिए, बड़े बड़े कथा होती हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं हमारे, महामंडलेश्वर, ढेर सारे बात तो उनकी समाज सुन रहा है आज भी धर्म के मामले में। तो वो सब बाहरी दिखावा है, इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। ब्राह्मण देश का फाउंडेशन है, देशभक्त है, उस सब को लेके चलना आता है ब्राह्मण को। और जो चीज़ें समय के साथ साथ जब लोग समझना शुरू हो जाएंगे, खासकर ब्राह्मण द गेट पढ़ने के बाद लोग समझेंगे इस किताब को कि ब्राह्मण को विलेन बताना या नकारात्मक, कहीं ना कहीं हम अच्छा, ये अच्छी चीज़ नहीं है उनके लिए, कहीं ना कहीं उनका हम अपमान करते हैं। उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि हमेशा हमारा आधार रहे देश का, आगे भी रहेंगे ये आधार। अच्छा, एक अभी हालिया का आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बड़ा देश का नामी गिरामी चैनल है, उसमें डिबेट चल रही थी। तो डिबेट में एक हिंदुस्तान के अपने खुद को बड़े समाज सेवी कहने वाले व्यक्ति मौजूद थे। अब मान लीजिए बात मेरी उनकी चल रही है, तो अगर उनको शुभम शुक्ला से प्रॉब्लम है तो शुभम को बोलें, लेकिन उन्होंने बात बात पर सीधे आ गए कि तुम 3% हो। सामने वाली एंकर जो थी वो ब्राह्मण थे, आपने भी अगर डिबेट देखा रहा होगा। तो ये तो मैं उनका बड़प्पन दूंगा कि जो एंकर थी तो ये उनका बड़प्पन है कि इसके बाद भी वो मुद्दे में रही, वो उनकी जाति पर नहीं गई, उनसे ये नहीं बोला कि आपकी जाति कितने % है, क्योंकि हम इस बात को कतई मानते ही नहीं कि किसी की जाति को परसेंटेज को लेकर आप काउंटर करो। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इसका घोर विरोधी हूँ। तो मान लीजिए कि वहाँ पे आप एक एंकर हैं और आपके सामने कोई ये बोल रहा है कि तुम 3% हो ही और हर जगह कब्जा करके बैठे हो,
तो आप उसको क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरा ये मानना, जो मैंने अध्ययन किया, भी मैंने काफ़ी पुअर लोगों से बात की, स्थिति ये हो गई कि जहाँ मैं रहता था, तो एक दिन मैंने प्रेस की दुकान लिखी, जहाँ पे ये धोबी की दुकान होती है ना, जी जी। उसका प्रोप्राइटर वहाँ पे ब्राह्मण का नाम था। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्थिति कैसी। इसी प्रकार कभी आप देखते हो बूट हाउस पे लिखा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कहीं बेचारा चाय बेच रहा लगा करके। तो स्थिति एक्चुअली में ब्राह्मणों को नीचे से जो सफल देख रहे हैं वो टॉप लेवल पे हैं, नीचे उतना ही स्ट्रगल कर रहा ब्राह्मण जितना अल्पसंख्यक आज की डेट पर कर रहे हैं। जी हाँ, आप खुद जानते हैं, देखते होंगे फील्ड में, बेचारे वो सब काम कर रहे हैं जो शास्त्रों में प्रतिबंधित है या प्रोहिबिटेड है। हाँ। तो ब्राह्मण बेचारा फल भी बेच रहा है, मतलब सारा वो काम जो ब्राह्मण से कभी अपेक्षित नहीं, इतिहास में कभी रहा भी नहीं है। वो आजादी के पहले कभी नहीं रहा कि ब्राह्मण को सब काम करना पड़े। लेकिन चूंकि पॉवर्टी है, गरीबी है, भौतिकवाद आ गया है, धर्म प्रति आस्थाएं लोग की कम हुई है, ब्राह्मण पुजारी का मान भी कम हुआ, ब्राह्मण कम हुआ है। तो 3% है, लेकिन उनके अंदर गहराई में जाकर देखे तो जो 3% है उनमें नीचे स्तर पर क्या स्थिति जाकर के। अच्छा, नहीं यहाँ देखिए, आप तो मतलब एक IAS रहेंगे, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोकिएगा कि आप 3% का तो कहते हो कि ब्राह्मण 3% है। ब्राह्मण, पहली बात तो मैं बताऊं कि ये बिलीव ही नहीं करता कि किसी जाति का परसेंट बताया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अगर जाति वाइज देखोगे तो ब्राह्मणों से ज्यादा फिर पर्टिकुलर कोई एक जाति हिंदुस्तान में होगी। मैं एक जाति की बात कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। हिंदू धर्म की कोई एक जाति देखिए, वर्ग आप मत देखिए कि SC ST OBC। अगर आप जातिवाद करो कि ब्राह्मण 3% है, तो फिर तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी जाति जो 3% नहीं, उसमें तो सभी टुकड़े आप करोगे सबके परसेंटेज ही जाएंगे। 4%, 5%, कोई 1% है, 1.5% है, मतलब ये तो कोई भी नहीं है, 100% है। और दूसरी चीज ये है कि जो पार्ट 2 किताब में लिखूंगा, अभी तो बैठूंगा लिखने 1-1.5-2 साल बाद जब भी आएगी, उसके अंदर मैं इस चीज को भी फोकस करूंगा, इस चीजों को, कि हम सब भारतीयों के प्रति देशभक्ति प्रथम क्राइटेरिया हमारे देश का होना चाहिए। और जो व्यक्ति इस देश का नागरिक है उसके प्रति इस तरह का दुष्प्रचार ना हो। साथ में कोशिश ये भी करूंगा कि जो ब्राह्मण का महत्व रहा है, साधु संतों का, शंकराचार्य रहे हमारे सबका, किस प्रकार से चीज़ों को वहाँ पर लिया जाए कि ये जो हमारे साधु संत हैं, शंकराचार्य जी हैं, ढेर सारे सन्यासी हैं, किस प्रकार के समाज के सुधार में ये लोग एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। इस पर भी फोकस करूंगा कि आज समाज की, जैसे भ्रष्टाचार ले लो, करप्शन एक देश के अंदर ऐसा हो चुका है कि कहीं भी हाथ रख दो आप करप्शन है। इसको दूर करने के लिए यदि साधु सन्यासी हमारे हैं, अगर ये जनता को अपने जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ पे यदि मैसेज को दे कर दें, तो जागरूक करने में बड़ा रोल है ब्राह्मणों का। तो मैं अगले किताब बताऊँ किस प्रकार 3% या जो भी परसेंटेज है ब्राह्मणों का, वो देश में रचनात्मक या देश के अंदर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में ब्राह्मण कितना भूमिका निभा सकते हैं, मैं उसको भी उसके अंदर कवर करूंगा। 2 सवाल लगातार लूंगा, एक ही जैसे हैं, दोनों थोड़ा सा मूल अलग हैं। पहला कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर आप चाहें अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा क्योंकि आपकी कुछ सीमाएं होंगी। सीधा सवाल ये है कि आजकल मैं सोशल मीडिया में, आप भी देखते हो कि मैं देख रहा हूँ कि चूजे से निकले हुए बच्चे जो हैं, मतलब उम्र उनकी 17 से 18 साल है, आप कह लें कि चूजे से निकले हुए हैं, वो मतलब अंडे से निकले हुए बच्चे हैं, वो भी नारा दे रहे हैं कि ये ब्राह्मण को बाहर भगाओ, ये देश छोड़ के जाओ। तो सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं रखती है? जैसे लोग टैग करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों होती? और मतलब क्या ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं कि अगर कोई किसी को, एक कम्युनिटी को देश से भगाने की बात कर रहा है, तो क्या ये उसके अभिव्यक्ति का आजादी का पैमाना है? पूरा कानून है। किसी व्यक्ति को, नागरिक को ये कहना कि देश अपने आप में ये गलत है, ये हम किसी को नहीं कह सकते कि आप देश पे चले जाओ। यहाँ 14, 15, 16% मुस्लिम भी कह देंगे मुसलमान देश पे चले जाओ। इसके अलावा ईसाई भी 1% कह देंगे ईसाई चले जाओ, सिख चले जाओ। तो अपने आप में जो ये मेंटेलिटी देश के अंदर डेवलप हो रही है ना, इसलिए भी हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है। हमको बचपन से लेकर एजुकेशन में एक देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए कि हम सब भारतवासी एक हैं, देश हमारा एक है। साथ में ये भी मैसेज हमारे को प्रारंभिक एजुकेशन से होना चाहिए कि हमारे धार्मिक गुरुओं का, हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें ब्राह्मणों क्या योगदान रहा है और किस प्रकार को समाज में सुधारने में इनका कोऑपरेशन रहा है, बच्चों को वो भी बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, जैसे हेट स्पीच के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, गाइडलाइन दी थी कि आप CO मोटो लें, यानी पुलिस जो थाने हैं वो खुद ही लें। तो किसी एक कम्युनिटी को, मैं मान लीजिए ब्राह्मण नहीं, किसी को भी आप कह रहे हो, पर फिलहाल में कई लोग यात्राएं निकालें कि ब्राह्मण को भगाओ, ब्राह्मणों को देश से भगाओ, तो ये हेट स्पीच में आता है? नहीं, देखिए, हेट स्पीच तो किसी भी कम्युनिटी के बारे में कहना इस तरह से, मान लीजिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के आप कलेक्टर हैं, दिस इज आल्सो क्राइम टू किसी सिटीजन को ये कहना कि आप देश से निकल जाओ, दैट इज नॉट गुड। आप मान लीजिए किसी स्टेट के, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के आप कलेक्टर हैं,
और इस जिले में कोई व्यक्ति इस तरह के रैली निकालता है या कुछ करके कोई व्यक्ति इस तरह के नारे देता है तो आप उस पर क्या कार्रवाई इमीडिएटली कार्रवाई होगी भाई। कोई भी अनसोशल एलिमेंट या इस तरह से भारतीय नागरिकों में भेदभाव पैदा करके और टारगेट करता है तो इमीडिएटली कार्रवाई होगी उसमें। तो मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग ट्विटर पर लिखते हैं कि सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जब मान लीजिए कोई चीज पब्लिक डोमेन पर आ गई तो सरकार को कार्रवाई करने से कौन सी चीज रोक रही है? मैं ऐसे 10 लोगों के हैंडल आपको अधिकारियों को करना चाहिए यदि ऐसी कहीं भी चीज होती है। क्योंकि देखिए हमारा देश मजबूत तब रहेगा जैसे हम एक रहेंगे। अगर हम लोग आपस में इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो हमारा देश क्या है, कमजोर होगा। हमको तो विश्व शो करना है कि हम यूनाइटेड सोसाइटी, हमारी हिंदू मुसलमान सिख कोई है, पहले हम भारतीय हैं, बाद में हमारा चीजें जाकर कहते हैं। जहां तक ब्राह्मण को स्पेशल मैं इसलिए लगा रख रहा हूँ कि धर्म का ज्ञान उनके ऊपर और 3000 सालों का रहा है और स्पेशली उनके जीन्स में ही है धर्म और संस्कार की रक्षा करना। इसलिए उनको विशेष तवज्जो, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, शंकराचार्य जी हैं, सन्यासी हैं, इनको विशेष सम्मान दिया जाए और इनके सामने भी अपने मैसेज के माध्यम से देश को भाईचारे का बढ़ा के लोगों के मन से नफरत कैसे कम हो, कैसे घृणा का भाव कम हो, उसको भी अवेयरनेस करने की जरूरत है। इसके साथ ही जो बुद्धिजीवी वर्ग देश का है उनको भी अलग अलग मंचों से इसको दूर करके लोगों को जागरूक करना चाहिए। हाँ, मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि बीएचयू और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में नारे लगे गए कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। हमने इसके पहले मैं जैसे नो डाउट आजकल कहा जाता है कि मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर वो ओहदा नहीं मिला जो पहले हुआ करता था, तो मैंने आज तक ऐसे नारे नहीं थे कि मुस्लिम भारत छोड़ो किसी भी विश्वविद्यालय में। मतलब आप समझ रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे बड़े विश्वविद्यालयों में लग रहे हैं। नहीं, मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे लगा था ये, लेकिन बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम लोग रहते हैं। अब सबको रहता है, वोट बैंक की राजनीति रहती है, तो बहुत से इसके पीछे पॉलिटिकल फैक्टर है। जो ऐसा नारा लगाता है बेवो तो कोई ना कोई उसका ब्राह्मण दोस्त होगा, आप पता कर लो, जो भी नारा लगाता होगा, क्योंकि उनकी एक मजबूरी है। एक सोशल मीडिया का दौर है, हर व्यक्ति के हाथ में ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम रखा हुआ है हर व्यक्ति, लेकिन वो जो उससे पोस्ट करता है वो सरकारी नियम या गाइडलाइन नहीं है, वो अपने मन का विचार रखता है। पर ओवरऑल हमको शिक्षित करने की आवश्यकता देशवासियों को, और बचपन से शिक्षित करें हम स्टूडेंट लाइफ से, ताकि एक बड़ा पॉजिटिव दृष्टिकोण के बच्चे हमारे आगे निकले, तैयार हों। और जो आप ये भगाने वाले बात कर रहे हैं तो सब टेम्परेरी दिखावे वाली चीज़ें होती हैं। मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि देखिए अब जैसे अगर आप राजनीति कर रहे हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तब तो आप दीजिए नारा तो ठीक है। अब भारत का प्रधानमंत्री ओबीसी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी, भारत के अधिकांशतः केंद्रीय मंत्री ओबीसी, हिंदुस्तान के अधिकांशतः राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी यानी गैर ब्राह्मण है। अगर ओबीसी नहीं भी है, 1 या 2 स्टेटों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण होंगे, अधिकांशतः कैबिनेट मंत्री राज्यों के गैर ब्राह्मण हैं। उसके बाद भी आप नारा दे रहे हो कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। मतलब आप फिर देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हो। आपका पॉलिटिकल टाइम, मैं राइटर हूँ बेसिकली, ठीक है। हाँ, मैं राइटर हूँ, तो ये सब्जेक्ट मेरा विषय भी नहीं है। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, आप किताब बोलते हैं कि रोड पर चलता हुआ ब्राह्मण सिखा रखे साक्षात देवता का अवतार। बिल्कुल बिल्कुल है। आप देख लिए किसी भी, ये स्थिति मुझे याद है बचपन के अंदर कि जब कहीं से कोई चोटी रखा हुआ और सन्यासी जब निकलता था तो लोग बड़े आदर से देखते थे, दौड़ के पैर छुआ करते थे उसका। डेफिनेटली अगर वैदिक स्टाइल पे चल रहा ब्राह्मण और वो सब क्वालिटीज जो एक ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए, सन्यासी अगर उसके अंदर, तो डेफिनेट देखिए ब्राह्मण से मतलब ये नहीं कि वो भगवान ही बन गया है पूरी तरह से, लेकिन भगवान क्या सबको दिल में लेके चलता है, सब प्रति सहानुभूति उसके मन में रहती है। तो ब्राह्मण जो बेचारा एक गरीब सन्यासी जो सड़क पे जा रहा है, सबके लिए मन में बड़ा दिल रखता है, वो सबको अपना चाहता है, सबको आशीर्वाद देते हुए चलता है, वो उसका अपमान करे तभी बेचारा नाराज नहीं होता है। तो मेरा उसका एक सिंबॉलिक अर्थ था कि एक जो सच्चा ब्राह्मण जो इस वेशभूषा में चलता है वो कहीं ना कहीं जीता जाता भगवान का ही एक रूप है। और हर इंसान कोई भी हो, अच्छे कर्मों से भगवान हुए हैं लोग, आज भगवान का दर्जा हम सबको दे रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को दिया है हमने। हाँ, आप ही ये भी कहते हैं कि अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो और मुझे कोई गरीब ब्राह्मण दिखे तो मैं पहले उस गरीब ब्राह्मण से मिलने जाऊंगा। बिल्कुल, मेरा मानना है कि सपोज दैट आप बड़े बड़े अरबपति खरबपति, पर यहाँ यदि कोई गरीब सन्यासी बेचारा एक फटी धोती, डेफिनेटली मेरा मानना समाज में हम उसको सम्मान न दे करके कहीं ना कहीं हम खुद को भी अपने मन में ऊपर उठाएंगे, क्योंकि हम एक उस व्यक्ति का सम्मान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं भगवान द्वारा सौंपे गए दायित्व को निभा रहा है। वो तो मैं गलत कहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा धर्म का बोझ कंधे पे लेके चल रहे हैं उस सम्मान में, हर धर्म में हमारे यहाँ मौलवी हाफिज जी भी हैं, उनके पास भी वही सम्मान होना चाहिए उनको भी, कि बहुत उनको सम्मान दे। भगवान से उस मतलब कि अत्यधिक सम्मान देना, उनको परम सम्मान देना, लेकिन वो जो उसके लायक हों।
तो ये हर धर्म के अंदर होता है। आपके भी समाज में ऐसा, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म, अब तो हर वर्ग के पुजारी बनने लगे हैं। अब तो कई मंदिरों में दलित पुजारी हैं, बड़े बड़े मंदिरों में। पर मतलब जैसे यहाँ पे पहले पहले ये था कि हाँ ब्राह्मण पुजारी मतलब ब्राह्मण, तो आपके धर्म भी ऐसा है कि मतलब मौलवी मतलब कोई एक वो कि कोई भी मौलवी बन सकते हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो कोर्स ही होता है हाफिज जी का और मौलवी साहब का, सब पढ़ाई बचपन से होती है, लोग अलग अलग फील्ड पे जाते हैं। पर जब मैं ब्राह्मण की बात करता हूँ तो इसके साथ मेरा ये था कि किसी भी धर्म का, सिख हो का कोई गुरु हो, जो मतलब इन सबको मतलब पैसे के ऊपर सबको सम्मान मिलना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है ब्राह्मण का मतलब उनको धन पे, उसकी जो हायरार्की बनती है ना, वो धन पे नहीं होना चाहिए कभी। धार्मिक व्यक्ति के लिए बाकी ठीक है आप रख लो, पर यदि कोई धार्मिक व्यक्ति जहाँ खड़ा होता है तो वहाँ सारी हायरार्की खत्म हो जाती है पूरी तरह से, क्योंकि वो समाज का सबसे सम्मानीय व्यक्ति है। दूसरी चीज, बाकी दुनिया का जो आपका अचीवमेंट है, सक्सेस है, पैसा दुनिया में है, लेकिन ये धार्मिक व्यक्ति वो है जो आपके मरने के बाद आपके भलाई के लिए सारे संस्कार करता है। और कहीं ना कहीं उसके कारण आप ये कल्पना करते हो कि हमें स्वर्ग पहुंचा देंगे पंडित जी, या हम ये करवाएंगे, सारे पितृमोक्ष करवाते हैं, सारा चीज करवाता है। भाई आपके मरने के बाद का भी काम उसके पास है। सब धर्म में है, हर धर्म के अंदर वो चीज है, इसलिए परम सम्मान का भागीदार है वो। मोहन भागवत की भी आप तारीफ करते हैं, मैंने एक पढ़ा था कि इसमें आप मोहन भागवत जी की भी तारीफ कर रहे थे, तो उनसे भी आप इंस्पायर, उनकी भी तारीफ? देखिए मैं आंख मूंद के, मैं कुछ आइडियाज होते हैं, जैसे मैंने जब भी तारीफ की थी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके, जैसे उन्होंने कहा था हम सब भारतीय के बिल्कुल मानना है। पहले तो हिंदू राष्ट्र लोग थे यहाँ पे, सब विदेशी लोग आए, आक्रमण किया, कन्वर्सन कराया, हिंदू बने, मुस्लिम बने, ईसाई बने, अलग धर्म के लोग आए। तो मैंने कहा ठीक है, हम सब है, कोई गलत नहीं की भागवत जी ने, हम सब एक है, भारत में है, एक ही है ना, हमारा जिन्स तो एक है। समय के साथ साथ धर्म बदल लिया लोगों ने अपना जा करके। अच्छा, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मुझे नहीं लगता है कि कोई खुलकर बातें रखते होंगे, आपको डर नहीं लगता किसी भी चीज? देखिए मैं अधिकारी के साथ राइटर हूँ और अभी 12-14 साल में मेरी 8 किताबें आ चुकी हैं। डेफिनेटली जब आप राइटर रहते हो तो आपकी सोच बाकी अधिकारी डिफरेंट होती है, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल क्लास के व्यक्ति होते हैं। आपको ये मान चलते कोई थॉट्स होगा आपके अंदर, खाली सर वाला व्यक्ति तो राइटर हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली जब आप 8 नावल लिख लेते हैं, 7 नावल, तो आपकी पहचान समाज में प्रशासनिक हल्के में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। तो जब आप समाज की धारा से अलग, तो कुछ आपके विचार भी हैं, जब विचार तो आप व्यक्त करेंगे उनको, सीधी सी बात है। तो यही कारण है कि बीइंग अ राइटर, अच्छा मैं जब भी व्यक्त करता हूँ विचार, एज अ राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार व्यक्त करता हूँ। और राइट टू एक्सप्रेशन में संविधान का अधिकार भी मेरे पास है। हाँ, कोई ऐसी चीज मैं नहीं कहूँगा जो संविधान के खिलाफ हो या मेरी पद की गरिमा के खिलाफ हो। मैं जो बोलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में बोलता हूँ, और जो मेरी आत्मा गंवारा करती है, मेरा कॉन्सेंस गंवारा करता है, उस पर जरूर बोलता हूँ मैं। अच्छा, ये जो विवेक अग्निहोत्री वाला मामला था, तो उसमें भी आप? बिल्कुल, देखिए उसको भी गलत ढंग से व्याख्या कर दी गई है। उसमें मैंने ये कह दिया कि भाई ब्राह्मणों का दुख था इतना, तो उस पर फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बननी है और इसमें काफी दुख को दिखाया गया। मुस्लिम की भी हत्या हुई, इस पर बना दो फिल्म। उन्होंने इसको पकड़ लिया और जो ब्राह्मणों के बारे में बोलता गया वो सब दब गया। बाद में मैंने कहा जितनी कमाई है, चूंकि ब्राह्मण दुख कमाई, पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए तो नहीं किया। तो वो भाई बिल्कुल, अगर उनके पे फिल्म बनी तो पैसा बच्चों पढ़ने के लिए, मैं डायरेक्टर था, मैं तो ट्रांसफर करता पैसा उनके लिए। तो वहां भी मेरा ब्राह्मण प्रेम ही था, लेकिन मुस्लिम का नाम जोड़ने के कारण ब्राह्मण प्रेम छुप गया और लोग को मौका मिल गया मेरे को हमला करने का, तो नेशनल इंटरनेशनल इशू बन गया। पर मेरा ट्वीट जो मैंने किया था ना, वो ब्राह्मण के प्रेम के प्रति, उनके सम्मान के लिए मैंने किया था उसको भी। अच्छा, ब्राह्मण द ग्रेट, इस बुक के बाद अभी इसका हिंदी वर्जन आया भी नहीं है। लोग आपके ट्वीट देख के, मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग आपको हाथों हाथ ले रहे हैं। न केवल ब्राह्मण, मेरे जानने वाले कई लोग हैं, अदर कास्ट के भी ले रहे हैं। यहाँ क्या माहौल है? ब्राह्मण तो आपको ले रहे हैं हाथों हाथ, और दूसरी जाति के लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग, उनका क्या रिएक्शन है? नहीं, पहली बात तो जो ट्विटर पे फीडबैक मुस्लिम्स के मिल रहे हैं, जनरल दे आर वेरी डाउटफुल। उनको लगता है मैं मुस्लिमों के ब्राह्मण को लिख रहा हूँ तो मेरा झुकाव हिंदुइज्म की ओर तो नहीं हो गया। दे आर वेरी डाउटफुल। हालांकि जब मुस्लिम भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, मैं मुस्लिम रहूंगा सदा, ना तो मैं कन्वर्ट होने जा रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जो अन्य जातियों में डाउट है, वो टाइटल को लेकर डाउट है, ब्राह्मण द ग्रेट। उनको आपत्ति भी है कि जब आप विषय वस्तु पढ़ेंगे तो पूरी सनातन धर्म की बात होगी, हर वर्ग की बात होगी, देश प्रेम की भावना होगी, प्रकृति की रक्षा की बात होगी। इसलिए किसी एक के लिए नहीं है, किताब तो सबके लिए है। हाँ, सेंट्रल भूमिका में ब्राह्मण है उसमें। हाँ, नहीं ऐसा भी जैसे खान सर को लेकर था कि कई लोग उनको अमित बोलने लगे थे कि ब्राह्मण है, तो ऐसे तो आपको भी कमेंट नहीं आ रहे हैं कि आप ब्राह्मण? नहीं, मेरे को जो, देखिए मैं राइटर हूँ, सोशल मीडिया पर हर कोई कमेंट कर सकता है, जो सोचता है उसका मन है। मैं राइटर हूँ, मैं जो लिखना मैं लिखता हूँ, इसलिए किसी के बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। आपका एक व्यक्तिगत वो है कि आप ब्राह्मण को लेकर थोड़ा झुकाव है, बाकी आपकी धर्म आस्था भी मुस्लिम ही है। बिल्कुल, ये चीज बहुत क्लियर है। बिल्कुल।
कि आप मुस्लिम इस्लाम बिल्कुल धर्म भाई, मैं मानते उसी हो। में हूँ, सब दिन उसी में रहूंगा मैं। हाँ, ये चीज बहुत क्लियर हो जाए आज, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कई लोगों को हो सकता है डाउट इस बिल्कुल बुक के क्लियर बारे है। मैं इस्लाम में हूँ, मोहम्मद साहब मेरे आइडियल है लाइफ के। हाँ और मोहम्मद साहब की जिंदगी मैंने पढ़ी, सील्ड एंड एक्टर, बहुत अच्छी बायोग्राफी 600 पेज की है। जी। मोहम्मद साहब के व्यक्ति से बहुत इंप्रेस्ड हूँ, उनका ईमानदारी का, पड़ोसियों के प्रति फर्ज, हमारा समाज के प्रति फर्ज, तो ऑलरेडी मेरे आइडियलिस्ट हैं मोहम्मद साहब लाइफ के। जी। इसलिए किसी के अंदर भ्रम है तो वो नहीं दूर है, हो जाए आज से। हाँ, वो दूर है वो। तो ये जिस चीजें आप पढ़ते हैं या तो इन्हें अपने मतलब व्यक्तिगत जीवन में या प्रशासनिक जीवन में भी पूरी तरह अपनाते हैं, अपना जितना सर्विस है अभी तक की, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आपकी जीवन में एक भी दाग अभी सर्विस जीवन में लगा। देखिए, मैं तो मेरा ट्रांसफर ही करीब 19-20 हो गए, 18 साल में जी। तो कहीं ना कहीं ये है कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, नियम से काम करता हूँ 100%। और उसके बाद कितना बड़ा नत्थू खाओ, कितना बड़ा हो, मैं किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, मैं ये चीजें तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई भी आया। दूसरी चीज, नौकरी में मेरा एक आइडियल रहा है कि सबसे ज्यादा मदद गरीब की करो, क्योंकि बेचारा कि कोई सहारा दिए, गाइडलाइन मेरी जिंदगी भर रही कि सबसे पहले मैं गरीबों की सुनता था। पैसे वाला या बड़ा व्यक्ति हो, नियम तोड़ा तो कार्रवाई उस पर होगी, किसी का भी हो, कहीं से भी सोर्स लगा ले, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। ये मेरी गाइडलाइन आज भी क्लियर है, चाहे जितना दबाव आ जाए। कुछ भी दबाव में आज तक मैं जिंदगी में आए नहीं, कभी ना आता हूँ। कई आप ट्विटर में डाले भी थे कि कई ब्राह्मण बड़े बड़े अधिकारी आपसे मिलने आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ चुके हैं हिंदुस्तान में पूरे? देखिए, अधिकतर तो फ़ोन लखनऊ से भी आया मेरे पास, झारखंड से भी आया, मुंबई से भी फ़ोन आया, और आपका राजस्थान से भी फ़ोन आया, लखनऊ से फ़ोन आए, और कई जगह से फ़ोन आते रहे मेरे पास जा करके। और कई लोग ट्विटर मैसेज भेजते हैं, जैसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा लोकल ब्राह्मण समाज भी बेचारा मिलने आया मेरे भोपाल का। कई लोग में टाइम लेना चाहते हैं, दिक्कत ये मंत्रालय में हो तो व्यक्ति एंट्री तो आसानी से होती नहीं है, तो बेचारे कई लोग मेरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं आकर के। बाकी पूरे देश के अंदर तो ख्वाहिश है मुझे देखें या मुझसे मिले, पर चूंकि गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट सर्विस में बहुत टाइम भी नहीं मैं सब जगह जा पाऊँ। पर ये कि सोशल मीडिया से मैं विचार अपना शेयर करते रहता हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ कि सुबह ही आपकी ब्राह्मणों से होती है, और मैं देखता हूँ कि कई लड़के आप मतलब आपसे बात हो जाती है फोन पर, तो वो ट्विटर में डालते हैं कि आज नियाज खान सर से बात हुई, वो बहुत पोलाइट आदमी है, बहुत प्रेम से बात करते हैं। तो मतलब इतने बड़े पद में होने के बाद इतना डाउन टू अर्थ। नहीं, सीधी बात है। देखिए, मैंने कहा ना, मोहम्मद साहब मेरे आइडियल रहे हैं। हाँ। मोहम्मद साहब खुद बेचारे जमीन पे चटाई होते थे, खजूर की चटाई पे सोया करते थे, कपड़े में पैबंद लगे रहते थे उनके। तो उनकी लाइफ और दूसरा कौटिल्य जी की लाइफ, चाणक्य जी से बहुत प्रभावित हूँ मैं जिंदगी में। कहीं ना कहीं किताब का इंस्पिरेशन चाणक्य जी भी है। उनको आपने पूरा पढ़ा? हाँ, पूरा पढ़ा है, लाइफ डिटेल पढ़ा है। तो उनकी सादगी भी कि प्रधानमंत्री होकर झोपड़ी में रहते थे बेचारे, और 2 लैंप रखते थे, एक लैंप सरकारी काम के लिए, व्यक्तिगत काम के लिए। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी मुझे इम्प्रेस की है। इसलिए मैं पद से, ईगो या घमंड से मैं बहुत शुरू से बहुत ऊपर रहा हूँ। मैं अपने ऊपर मैंने एरोगेंसी या पद का घमंड या नहीं आने दिया। मैं आज भी जब मैं बाहर के निकलता हूँ, कई लोग पद पूछते हैं तो मैं टालने की कोशिश करता हूँ, मैं ना बताऊँ कहीं भी। इसी प्रकार जब मैं पीली बत्ती जब अलाउ थी, तो मैं 10-12 साल पहले पीली बत्ती हटा दी थी अपनी गाड़ी से। मतलब जब बंद हुई सरकार द्वारा, उसके पहले मैंने पर्सनल गाड़ी पे 8 साल पहले बत्ती अपनी हटा चुका था। क्यों, बुरा लगता था क्या आपको? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, हम भी नागरिक हैं, हम जो पद है हमारा देश की सेवा के लिए है। अब उस पद को लेके मैं जनता को दिखाता रहूं या जनता को ये एहसास कराऊं मुझे बड़ा समझो, मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैं अपनी आइडेंटिटी शुरू से छुपाता हूं कि मैं किसी को बताता भी नहीं हूं। तो शोबाजी मैं नहीं करता बिल्कुल भी, जहां तक आईएएस मेरी ड्यूटी है वो। लेकिन नहीं कि मैं घर में जाके आईएएस के दिखाता रहूं और बाहर दिखाता रहूं समाज के अंदर, तो वो मन नहीं करता। दैट इज माय पर्सनल लाइफ। मतलब ये एक बात सिद्ध होती है यहाँ से कि जो आइडियाज सरकार आज ला रही हैं, कहीं नहीं कहीं कोई व्यक्ति बहुत पहले सोच चुका होता है, बतौर वो बशर्ते पद में नहीं होता तो वो खुद तक इंप्लीमेंट कर पाता। जैसे अब आप ही को देखिए, मैंने किया है अपने पर इंप्लीमेंट किए, क्योंकि आपका अपने बस था, दूसरे पर तो था नहीं जी। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं देश पे कम से कम बोझ बनूं, सरकार पे कम से कम बोझ बनूं, कम से कम फैसिलिटी मैं लूँ, और मेरे कारण सरकार का कुछ ना कुछ फ़ायदा हमेशा हो मेरा। और इसके अलावा मैं कहीं भी हमेशा कम कम गरीबों को दुआ तो लेता रहूँ। मैं शुरू से नौकरी के पहले दिन से मैं ये करता रहा हूँ, और फिर लाखों गरीबों की दुआएं भी चलती मेरे साथ। मतलब इस चीज पर आप भरोसा करते हैं कि दुआएं बहुत असर करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो नास्तिक लोग हैं उनको भी ये चीजें माननी चाहिए। देखिए, नास्तिकता तो खैर ये डिफरेंट विषय है, बहुत व्यापक है, उस पर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन अच्छा इंसान बनना, अगर ये सबसे बड़ी डिजायर्ड लाइफ है। आपने मानव जीवन में जन्म लिया योनि में, तो आपका बेहतरीन इंसान बनना ही आपकी सफलता। अगर आप ये नहीं बन पाए तो फिर किसी काम के मर के सब दुनिया से जाना है आपको भी एक दिन। तो आप ऐसा व्यक्तित्व लेके मरिए कि कम कम जिस प्रकार से शहद की ओर मधुमक्खी आकर्षित होती है, आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो। इसलिए जिंदगी में अच्छा व्यक्तित्व बना पाना ये सबसे बड़ी पूंजी होती है जीवन में। चाणक्य जी आपके आइडियल हैं, और अब चाणक्य जी नई संसद भवन के अंदर भी
स्थापित बड़ा हो गए हैं। बहुत अच्छा, मुझे काफी खुशी हुई उससे। हाँ कि उनको उन्होंने स्थापित किया, तो ये अच्छा चीज था। किताब को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे पाठकों को कि पढ़ें? देखिए, मैं तो कहूँगा कि बिना देखे कि ब्राह्मण किताब न के सभी पाठक पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसमें जो सबसे बड़ा इशू है पर्यावरण का है। आज पाश्चात्य जगत फिल्में हमारे देश को बर्बाद कर रही हैं, हमारी नई जनरेशन पूरा ख़राब हो रही है। वैलेंटाइन डे ले उठा कर ले के हमारी नई पीढ़ी को पूरी तरह बर्बाद कर रही है। हम भाई, हमारा पुरानी संस्कृति और बहुत अच्छी है, और जहाँ हर सुख में, त्योहारों में हमारे बहुत सुख है, परम सुख है। हमें पाश्चात्य में जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे देश में खुद ही इतनी चीज़ें हैं कि हम परमानंद ले सकते हैं। तो इस किताब के अंदर भी हर व्यक्ति के जीवन में सुधार के लिए भी स्कोप है इसके अंदर। नहीं, एक सवाल आ रहा है यहाँ से कि मतलब आप पाश्चात्य के विरोधी हैं, यानी आप जो कई मूवी, डर्टी मूवीज आ जाती हैं जिनमें नग्नता परोसी जाती है, आप उसके विरोधी हैं? सख्त खिलाफ हूँ, पाश्चात्य मूवी के सख्त खिलाफ हूँ। भारतीय जो फिल्में बने, भारतीय संस्कृति के हिसाब से बने, नग्नता ना परोसी जाए। और अगर हो सके तो इस पर बैन भी करना चाहिए कि मतलब सेंसर बोर्ड से तो फिल्में रिलीज नहीं होनी चाहिए जो हमारी संस्कृति को धक्का पहुंचाए पूरी तरह से। और भारतीय स्टोरी है, लाखों स्टोरी पड़ी भारत के संदर्भ में, उसमें दिखाया जाना चाहिए। तो मैं बहुत सख्त पर्सनली जीवन में वेस्टर्न कल्चर के सख्त खिलाफ रहता हूँ। मैं राजनीति में जाने का है विचार आगे? देखिए, मैं तो फिलहाल मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए फिलहाल मैंने कभी अभी सोचा कब तक है लगभग नौकरी आपकी? नहीं, अभी जो भी मेरी नौकरी हो, लेकिन मैंने पॉलिटिक्स का डिसाइड नहीं किया है अभी। क्योंकि एक वर्ग चाहता है कि अब आप पॉलिटिक्स में, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक महत्वाकांक्षा जो दबी हुई थी उसको जगा दिया है। तो नहीं, क्या देखिए, ये अभी मैं कोई निर्णय नहीं लिया। मैं तो भी राइटर हूँ, मैं, मुझे भी कई किताबें लिखनी है मुझे आपका भविष्य एक में। बयान आया था ना ऐसा कि कोई ये तो है नहीं कि पॉलिटिक्स में जाना अपराध है, पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को जाना अगर चाहिए। भविष्य में स्थिति कभी भी आती फ्यूचर में, मुझे लगता है कि नहीं, वहां पे जा करके मैं भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकता हूँ, हाँ। भारतीय के लिए काम कर सकता हूँ, और ब्राह्मणों के लिए कुछ कर सकूं बाकी कम्युनिटी के साथ साथ। जी, तो देखा जाएगा, फ्यूचर की बात है वो। फिलहाल तो ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं मेरे पास। दो सवाल लूंगा, दो सवाल लास्ट के। एक तो यही कि जो आजकल राजनीति में ये चल जाता है कि आप कहीं भी देते हो तो यहाँ तक कि अल्पसंख्यक तक कि दलित पिछड़े कहने की बात रहती है। मुझे पता है कि जो चीजें घोषणा पत्र में शामिल होती है, कहा जाता है, वो अपनाई नहीं जाती है। तो आप जैसे कह देते हो कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की सरकार है, तो क्या ये गलत है? वहां पे आपको अगलों को भी नहीं जोड़ना चाहिए? और फिर दलित पिछड़े आजकल इसकी संकल्पना ही क्यों? आजकल तो हर व्यक्ति हर काम कर रहा है, तो ये आपकी नजरों में कैसा है? देखिए, सरकार सबकी होती है। अगर किसी ने 50% वोट लेके सरकार बना ली, 40%, तो ऐसा नहीं कि बाकी लोग की नहीं। गवर्नमेंट सबकी होती है, और इस गवर्नमेंट को सबको देखना, देखती भी सरकार। जितने नियम कायदे सब पे लागू बराबर होते हैं। पर ये कहना कि हमारी सरकार, ये गलत है। ये सरकार सबकी, जो भी सरकार बनती है उसके ऊपर पूरे जनता का दायित्व होता कंधे पर, और सबकी सरकार होती है वो। अच्छा, मैंने डाला था कि आप नियाज सर से क्या पूछना चाहते हैं। कई क्वेश्चंस आए जिनमें मुझे एक दो क्वेश्चंस अच्छे लगे। तो एक क्वेश्चन किसी यूजर ने पूछा था, शायद वाई साहब ब्राह्मण करके कोई पेज है उसने, या किसी ने पूछा था कि नियाज सर से ये जरूर पूछिएगा कि जैसे हिंदुस्तान में हम संवैधानिक देखते हैं कि पिछड़ा आयोग है, SC/ST आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा सवर्ण आयोग होना चाहिए? देखिए, मैं सवर्ण का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन खासकर जो धर्म का ह्रास तेजी के साथ हो रहा है पाश्चात्य जगत के अंदर, और लोग नास्तिकता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम इस सनातन धर्म को बचाने के लिए, और खासकर जो ब्राह्मण की परंपराएं रही हैं हमारे साधु सन्यासियों के लिए, अगर उसके हम कुछ कर पाए जहाँ पर उनका प्रोटेक्शन हो सके, तो मुझे लगता है करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा धर्म नहीं बचेगा, हमारा संस्कृति नहीं बचेगी, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा दुनिया से। तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सवर्ण नहीं कहूँगा उसमें। खासकर जो हमारे धार्मिक लोग हैं जी, धार्मिक लोग को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, और बेहतर ढंग से अपनी चीज़ों को पहुंचा सके हो, और धर्म और संस्कृति की रक्षा हो सके, उस पर जरूर फोकस, तगड़े से फोकस करना चाहिए उस पर। हाँ, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कि कई पुजारियों की हत्या हो रही है। हाँ। अभी कल ही मैंने न्यूज कवर की थी कि ग्वालियर में एक पुजारी की निर्मम हत्या हो गई। तो अब अंत करेंगे, किताब से शुरू किया था, किताब पर ही अंत करेंगे। IAS है नियाज खान सर, मैं उनसे कितना भी उगलवाने की कुछ भी कोशिश करूंगा, नहीं उगल पाऊंगा। निश्चित तौर पर मुझसे ज्ञान, उम्र, हर चीज में बड़े हैं। किताब को लेकर आपका आखिरी संदेश ब्राह्मणों को लेकर स्पेशली, क्योंकि ब्राह्मणों में एक आपने दबी हुई जो महत्वाकांक्षा थी ना, ब्राह्मण मतलब ये समझ के चलने दो। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि बुक के बाद सोशल मीडिया पर भी ब्राह्मण हावी हो गए। मैं पहले देख रहा था कि कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, ब्राह्मण चलने दो। जैसे एक अगर आप बताना चाहें सर, एक मुझे क्वेश्चन आता है कि अगर आप बताना चाहें तो, नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ यूट्यूबर है जो कि दिन भर प्रोपोगेंडा चलाते हैं, तो वो एक प्रोपोगेंडा उन्होंने चलाया कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे, तो उनको अंबेडकर सर ने, ब्राह्मण ने नहीं दिया था। जबकि मैंने देखा कि प्रकाश अंबेडकर जी जो उनके पोते पोत शायद, उन्होंने खुद कहा था कि उनके गुरु जी थे ब्राह्मण, अंबेडकर जी, उन्होंने दिया था। तो मैं ये पूछा था कि कहीं आपने इतनी किताबें पढ़ी, कहीं इसका जिक्र हुआ कि उनको ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था अपना सर ने? नहीं, देखिए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है उसका। चलिए, हाँ,
किताब को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे ब्राह्मण युवकों से या किसी भी देखिए, किताब मैं इस किताब में तो देखिए जो पुराने लोग हैं जमाने के, वो कुछ ना कुछ धर्म पे चल रहे हैं, संस्कृति की रक्षा पे लगे हुए हैं। नई जनरेशन पाश्चात्य कल्चर में इतना मदमस्त हो गई कि जहाँ पे शराब, नॉन वेज खाना और नग्नता, तो ये खासकर ब्राह्मण बच्चों के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि यदि ये कम्युनिटी बचेंगे तो धर्म काम कौन संभालेगा चल करके, प्रीस्ट कौन बचेगा, सन्यासी कौन बनेंगे। तो इस किताब को लोग पढ़ें गंभीरता के साथ, जो भी उसका मैसेज दिया गया, भले ही फिक्शन है ये काल्पनिक कहानी, लेकिन एक मैसेज दे रहा है कि उसको आप अडॉप्ट करके एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं, मेरा दावा है। और सच्चे मन से पढ़ने के बाद आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर परिवर्तन आएगा, आप सादगी की ओर मुड़ेंगे, भौतिकवाद से मोह भंग होगा और अपने धर्म की ओर भी आप जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये किताब बड़ी पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करेगी, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएगी आपकी। और ये किताब पढ़ने के बाद ऐसा भी है क्या कि कुछ जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो अगर मांसाहारी हैं या मांस बिल्कुल मदिरा की तरफ 100% ब्राह्मण बच्चे पढ़ने के बाद, इस किताब को युवा पीढ़ी पढ़ने के बाद उसको चिंतन करना पड़ेगा किस दिशा में हम जा रहे हैं, किताब क्या मैसेज दे रही है। तो 100% परिवर्तन किताब लेकर के आएगी। अब 1 साल बाद देखना उसके अंदर परिवर्तन, लोग बिहेवियर पर अभी दिखना शुरू हो। जैसे एक डॉक्टर, फेमस डॉक्टर यहाँ के, उन्होंने किताब के बाद चोटी रख ली। उन्होंने मुझे कहा सर मैंने चोटी, पेपर पढ़ा तो मैंने चोटी रख लिया है। मैं तो काफी पहले से रखता हूं। और एक ने कहा कि सर मैं धोती पहनना शुरू कर दिया, एक ने कहा सर मैं टीका लगाना शुरू कर दिया। तो कुछ कुछ तो मेरे सामने मिलने वाले आते हैं। हाँ, तो देश के अंदर डेफिनेटली बहुत चीजें उसको फॉलो करेंगे लोग। तो निश्चित तौर पर किताब किसी भी राइटर की हो, आप पढ़ना ही चाहिए। और किताबें पढ़ना हमेशा से समाज को मार्गदर्शन देती हैं। और फिर एक ऐसे व्यक्ति की किताब जो कि स्वयं IAS हों, इतने बड़े पद पर हों, 8वीं किताब, 8 किताब लिख चुके हों, और ये सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा हो, आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप सब भी इस किताब को खरीदिए, अपने पास मंगाइए, पढ़िए। और सिर्फ पढ़िए नहीं बल्कि आत्मचिंतन करिए, मंथन करिए, इसका अनुसरण करिए और समझिए कि इसमें जो भावनाएं उन्होंने, क्योंकि जब शब्द कोई लेखक लिखता है तो वो उसके शब्द मात्र नहीं होते हैं, वो उसकी भावनाएं होती हैं। मुझे भी लगता है कि आप भी कई रात मंथन किए होंगे, जगे होंगे, उनको भावनाओं को उकेरा होगा। तो वो भावनाओं को, उनको अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो निश्चित तौर पर आप उसे अपने जीवन पर ला सकेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। आप इतना कष्ट उठाकर भोपाल आए आप। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चूंकि अभी हिंदी आई नहीं थी, मेजर जो पोर्शन है रीडर्स का वो हिंदी भाषी का है। पढ़ने के बाद फीडबैक भी मिलेगा हम लोगों को उस पर और सोशल मीडिया पे मिलेगा। तो मैं इंतजार में इसी में हूँ कि जो मैंने मेहनत की थी, इतने मुश्किल से लिखा किताब 1.5-2 साल की मेहनत के बाद, उसका मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इसका मुझे फीडबैक मिले कि मैं कहाँ तक सफल रहा। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि बुक से लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे पढ़ने के बाद, कुछ ना कुछ तो उनको गेन होगा उसमें। जी थैंक यू सर। अंतिम में यही कहूँगा कि मैं सर की सादगी का फैन हो गया हूँ। धन्यवाद।